नमस्कार, मैं आरती बख्शी आप सभी का स्वागत करती हूँ राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में। आज हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, उपभोक्ता संतुलन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उपभोक्ता क्या होता है या कंज्यूमर। उपभोक्ता को हम इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। ये कंज्यूमर होता क्या है? तो बच्चों, कंज्यूमर एक ऐसा आर्थिक एजेंट होता है, एक इकोनॉमिक एजेंट है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल या उपभोग करता है, ठीक है। दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता की संतुष्टि के लिए हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। अब प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता संतुलन क्या है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये टर्म होता क्या है? यह अर्थशास्त्र का बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या हुआ कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब है? तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जब उसे जो भी वो आवश्यकता कर रहा है, जिस भी वस्तु की उसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता पूर्ति के लिए वो जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर रहा है, ठीक है। तो इस उपभोग के द्वारा यदि वो अपनी उपयोगिता को या यूटिलिटी को मैक्सिमम कर लेता है या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है जिस बिंदु पे, ठीक है, उस बिंदु पर माना जाता है कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। तो आइए इसकी परिभाषा को हम स्क्रीन पर एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम उपभोक्ता क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग अपनी आवश्यकता संतुष्टि के लिए करता है। और उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह अपनी दी हुई आय से, मतलब जो उसकी इनकम है, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, उससे बाजार मूल्य पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है, ठीक है। क्योंकि जिन भी वस्तुओं और सेवाओं को वो खरीदेगा वो उसे बाजार मूल्यों पे मिलेगी, मतलब मार्केट प्राइस पे। तो उस मार्केट प्राइस से वो जिन भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद रहा है उससे मिलने वाली उपयोगिता को अगर वो मैक्सिमाइज कर लेता है, अधिकतम कर लेता है, तो माना जाता है कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। और इस संतुलन की स्थिति में वो परिवर्तन नहीं चाहता है, वो चाहता है कि ये स्थिति बरकरार बनी रहे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जब हम उपभोक्ता या उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं तो हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया, उपयोगिता। तो अब हम चर्चा करेंगे कि ये उपयोगिता क्या होती है, ठीक है। हम बात करेंगे कि उपयोगिता है क्या, ठीक है। उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। यूटिलिटी ये क्या है? किसी भी वस्तु या सेवा में अगर किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो पावर, जो शक्ति होती है, उसे ही हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो अब ये यूटिलिटी जो होती है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए स्क्रीन पर देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। सबसे पहले उपयोगिता की डेफिनेशन देखते हैं। किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहलाती है। अब एक एक करके हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उपयोगिता जो है ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक धारणा का मतलब इसका जो संबंध है वो व्यक्ति के मन से होता है, ठीक है। इसको महसूस किया जा सकता है, इसको छुआ नहीं जा सकता। दूसरा, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, ठीक है, सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरे लिए कोई चीज़ ज़्यादा उपयोगी हो सकती है, सामने वाले के लिए हो सकता है कि वो चीज़ कम उपयोगी हो, ठीक है। तो उपयोगिता कैसी होती है? व्यक्तिपरक होती है। तीसरा, उपयोगिता एक सापेक्ष धारणा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका संबंध समय से, परिस्थिति से होता है। मान लीजिए गर्मी के समय में अगर हम जाड़े के कपड़े पहनते हैं, वूलन ड्रेसेस पहनते हैं, तो गर्मी में वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, यानी उसकी उपयोगिता, जाड़े के कपड़ों की या वूलन क्लोथ्स की उपयोगिता समर टाइम्स में नहीं है और समर्स टाइम के क्लॉथ की उपयोगिता विंटर्स में नहीं है। तो उपयोगिता जो होती है वो सापेक्ष धारणा है।
अगला, उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो उपयोगिता जो है वो नैतिक सिद्धांतों से उसका संबंध हम स्थापित नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शराब और सिगरेट का केस हम लेते हैं। एक शराबी के लिए शराब में उपयोगिता है, ठीक है, हालांकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिमिलरली सिगरेट भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जो व्यक्ति स्मोक करता है या जो सिगरेट पीता है, जिसको उसकी आदत है, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट में, उस सिगरेट में उपयोगिता है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में हम उपयोगिता का संबंध नैतिकता या नैतिक सिद्धांतों से नहीं लेते हैं। अगला, उपयोगिता का संबंध प्रत्याशित संतुष्टि से होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं, ऐसी संतुष्टि जिसका हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, एक्चुअल संतुष्टि नहीं। हो सकता है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के टाइम हमको इससे मान लीजिए 10 यूटिल्स के बराबर या फिर मान लीजिए 20 यूटिल्स के बराबर मुझे यूटिलिटी मिलेगी या उपयोगिता इतनी मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में जब हम उसका कंजम्पशन करते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी उससे कम भी मिले, हो सकता है 20 की जगह मुझे 15 ही मिले। तो उपयोगिता का संबंध किससे होता है? अनुमानित संतुष्टि से होता है। एक्चुअल संतुष्टि उससे ज़्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। तो इस तरीके से उपयोगिता क्या है और उपयोगिता की विशेषताओं के बाद जानने के बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी उपयोगिता है इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। इसकी धारणा को दो हैं, पहला है आपका सीमांत उपयोगिता और दूसरा है कुल उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी या फिर सीमांत उपयोगिता, और दूसरा है टोटल यूटिलिटी या फिर कुल उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता है क्या, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम स्क्रीन पे एक बार देखते हैं। अतिरिक्त संतुष्टि की वह मात्रा जो उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लो किसी वस्तु की 6 यूनिट का हम उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता कैसी होगी? मान लो पहली यूनिट का उपभोग किया मैंने तो मुझे 40 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है। सेकेंड यूनिट का मैंने कंजम्पशन किया, ठीक है, उसी वस्तु की दूसरी इकाई का अगर हम उपभोग कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी 30 हो जाती है। तो ये जो एक अतिरिक्त इकाई, हर अगली इकाई के उपभोग से मिलने वाली जो हमारी उपयोगिता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो 30 हमारी क्या है? सीमांत उपयोगिता। ऐसे ही थर्ड यूनिट के कंजम्पशन से मान लो हमको 20 यूटिल्स के बराबर मिली तो हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई? 20। अब चौथी यूनिट के कंजम्पशन से सपोज 10 है, तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि कंजम्पशन जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी की, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है? जब हम टोटल यूटिलिटी हम अगर सीमांत उपयोगिता को जोड़ लें, यानी कि उपभोग में जितनी भी इकाइयों का हम उपभोग कर रहे हैं, जितनी भी वस्तु की जितनी इकाइयों का हम उपभोग कर रहे हैं, अगर उससे मिलने वाली उपयोगिता को हम जोड़ते जाएं तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे पहले के केस में तो 40 ही है, मान लो दूसरा किया तो 30 मिला, तो 40 + 30 70, फिर तीसरी में 70 + 20 90, फिर फोर्थ हमने लिया तो 90 + 10 100, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी टोटल यूटिलिटी हुई। तो अगर फॉर्मूला वाइज हम बात करें कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला हुआ, मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
nth unit is equals to total utility of n minus total utility of n minus 1. फॉर एग्जाम्पल हमको मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है 4th यूनिट की, ठीक है, सपोज हमको 4th यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है, ओके तो हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी ऑफ n, यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट इज 100, यहाँ हमने 100 लिखा, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, इससे जस्ट एक पहले वाला, तो इससे जस्ट पहले क्या है आपका थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी है 90, ओके तो इन दोनों को का डिफरेंस जब हम लेंगे तो हमारा आंसर आ गया 100 माइनस 90 इज 10. इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट इज 10. तो आप यहाँ देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट इज 10, ठीक है. तो मार्जिनल यूटिलिटी को डिराइव करने के लिए क्या फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, ओके. अब अगर हमको टोटल यूटिलिटी के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है. तो इन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं ये मुझे लगता है होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला देखा. अब हम बात करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में कैसा संबंध है या क्या संबंध है, ठीक है. सीमांत उपयोगिता, जिसे इन शॉर्ट MU बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, एवं सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध. कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में आपस में रिलेशन कैसा है इसके बारे में हम देखेंगे. इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एक टेबल का सहारा लेंगे, ठीक है. तो एक टेबल हम बनाते हैं. इस टेबल में सबसे पहले हम यूनिट्स लेंगे जिन वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं. मान लीजिए वस्तु X है, ठीक है, कमोडिटी X की 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6 और 7, मान लीजिए हम 7 यूनिट का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है. इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को अब हम लिखेंगे जो मान लीजिए यूटिल्स में है, ठीक है. पहली यूनिट का मैंने कंजम्पशन किया या हमने कंजम्पशन किया तो हमको मान लीजिए 40 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली. दूसरे से 30, तीसरे से 20, चौथे से 10, 5th यूनिट में 0, 6th यूनिट में मान लीजिए जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि कंजम्पशन हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है. तो जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता देख रहे हैं आप ग्रेजुअली कम होती जा रही है ना. पहली जैसे फॉर इंस्टेंस आपको भूख लगी है बहुत ज़ोर से, ठीक है, तो आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, आपको पहली रोटी मिलती है तो निश्चित आपको चूंकि बहुत भूख लगी थी इसलिए पहला जो आप रोटी खाओगे उससे आपको ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी. मान लीजिए उससे आपको 40 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली. फिर अब आपने दूसरी रोटी खानी शुरू की तो पहली रोटी खाने के बाद कुछ पेट आपका भर चुका है, तो जब आप दूसरी रोटी का उपभोग करेंगे तो आपको कितना 30 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली. तीसरी करेंगे तो 20 यूटिल्स के बराबर, ठीक है. चौथी का कर रहे हैं तो 10. आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली इससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कैसी होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है. और एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लीजिए 5वीं रोटी है, ये वो सिचुएशन है कि आप इसको खा भी सकते थे नहीं भी खा सकते थे. मान लो किसी ने आपको ज़बरदस्ती बोला नहीं खा लो तो आपने खा ली, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी 0 है, यानी उसकी उपयोगिता
शून्य है, आपको इससे किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद मान लीजिए छठी रोटी खाने के लिए भी आपको बोला जाता है, तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी हो जाएगी। अब आपने मान लीजिए आपका पेट भर चुका है एकदम, है ना, उसके बाद भी ज़बरदस्ती आपकी प्लेट में एक रोटी और रख दी गई, तो आपने उसको खाया तो हो सकता है उससे आपको इंडाइजेशन हो जाए, आपको वॉमिटिंग हो जाए, यानी उपयोगिता मिलने की जगह पर आपको नुकसान हो गया। ठीक है, नेगेटिव यूटिलिटी आपकी मिली है आपको, तो हो सकता है वो -10 हो गई। ठीक है, उसके बाद भी अगर कंजम्पशन जारी रहेगा तो ये और घटती जाएगी। ठीक है, तो ये तो टोटल यूटिलिटी की बात हुई। अब सॉरी, ये मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखी। अब टोटल यूटिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या था, सिग्मा mu, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को हमको जोड़ते जाना है। तो पहली यूनिट में तो यहाँ 40 है तो ये 40 ही रह गया, दूसरे में क्या हुआ 40, यहाँ से +30 कितना हो गया आपका 70, देन 70 प्लस थर्ड यूनिट से आपको कितना मिला 20, तो 70 + 20 दैट इज़ 90, फिर 90 + 10 इज़ 100, 100 + 0। अब यहाँ आपको पाँचवीं यूनिट के कंजम्पशन से आपको उपयोगिता 0 मिल रही है, तो इसका मतलब 100 + 0 इज़ 100। उसके बाद यूटिलिटी आपकी कैसी हो गई है, नेगेटिव हो गई है, तो 100 - 10 दैट इज़ 90, और फिर उसके बाद में 90 - 20 70। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, पहले 40 से 70 हुई, 70 से 90, 90 से 100, ठीक है, बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ने की जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। ठीक है, जैसे पहली बार में 40 का 30 का इजाफा हुआ, ठीक है, 30 यूटिल्स बढ़ा, उसके बाद 20 ही बढ़ा, फिर 10 ही बढ़ा, और एक पॉइंट ऐसा आया कि बिल्कुल कांस्टेंट है वो 100 का 100 ही है, और उसके बाद में जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई, आपकी टोटल यूटिलिटी भी नेगेटिव हो गई, सॉरी माइनस होने लगी, यानी 100 में से 10 माइनस किया तो 90, फिर 90 में से 20 माइनस किया तो 70। इसको देखने से हमको 3 ट्रेंड समझ में आ रहे हैं। वो 3 ट्रेंड क्या है, सबसे पहला ट्रेंड हमारा क्या है कि जब TU बढ़ रहा है, TU इंक्रीज हो रहा है जब तक, ठीक है, तब तक मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, डिक्रीज कर रही है मार्जिनल यूटिलिटी 40 से 30, 20, 100, लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है, और जब TU यानी टोटल यूटिलिटी जिस समय मैक्सिमम है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, उस समय मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी कितनी है, वो 0 है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, इस समय टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। तीसरी सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जब आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होने लगी है। ठीक है, TU डिक्रीज हो रही है ना, 100 से 90, फिर 90 से 70, कब हो रही है डिक्रीज, जब मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। क्लियर है, तो ये 3 सिचुएशन हमारे सामने आ रही हैं। वो 3 सिचुएशन क्या हैं, पहली सिचुएशन में हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, कब तक, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, मतलब 0 तक या 0 से पहले, जैसे 40, 30, 20, 10 डिक्रीज हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, तब तक टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है, जैसे 40, 70, 90, 100। ओके, लेकिन जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, उस समय टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम या अधिकतम है। उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी हमारी घटने लगी है, कब, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है। ठीक है, तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, TU स्टार्ट्स डिक्लाइन, वो गिरने लगता है, वो कम होने लगता है। ठीक है, तो ये हम
इसी चीज़ को अगर हम एक चित्र की सहायता से समझें, एक डायग्राम बनाएं, तो कैसे बनेगा अभी देखते हैं हम। तो मान लीजिए ये आपका y एक्सिस 0 एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। हम y एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को दर्शाएंगे, ठीक है, और x एक्सिस पे हम यूनिट्स दिखाएंगे, वस्तु x की जितनी भी हम इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं उनकी संख्या। तो कितनी है? 7 है। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम आपका मिनिमम 0 है और मैक्सिमम आपका 100 है, ठीक है। तो 10 10 के वेरिएशन में हम ले लेते हैं। दिस इज 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -10 एंड -20, ओके। पहली यूनिट का जब कंजम्पशन करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कितनी है? 40। फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 40, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 40, एक डॉट प्लॉट करिए। सेकेंड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी हो गई हमारी 30, तो 30 यहाँ है, सेकेंड यहाँ पर एक डॉट लगाइए। थर्ड यूनिट में 20 है, थर्ड में 20, फोर्थ में 10, फोर्थ के सामने 10, 5 में 0, 6 में -10 और 7 में -20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव तीनों हो सकती है, ठीक है। धनात्मक, 0 और ऋणात्मक तीनों हो सकती है। अब हम टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता का वक्र बनाएंगे। पहली यूनिट में 40 यूटिल्स, तो पहले में 40 सेम यही, दूसरे में 70, दूसरे में 70, तीसरे में 90, चौथे में 100, पांचवें में भी 100 ही है, फिर 6 यूनिट में 90, और 7th में 70, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस टोटल यूटिलिटी के भी सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, कुल उपयोगिता के सभी बिंदुओं को आपस में हम जोड़ लेंगे। ये टोटल यूटिलिटी के वक्र को या कर्व को दिखा रहा है। अब आप देखिए कि जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जिस समय 0 है, उस समय टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, अधिकतम है, ठीक है। तो अगर हम इसको 3 भाग में देख सकते हैं, जो मैंने कंडीशन आपको पहले बताई थी कि जब तक हमारा कुल उपयोगिता जब तक बढ़ रही है तब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, घट रही है भले लेकिन धनात्मक है, पॉजिटिव है। जब हमारी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, ठीक है, उस समय कुल उपयोगिता अधिकतम है, ठीक है। और जब हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता गिरने लगती है,
ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंध के बारे में अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों यूटिलिटी में क्या आपस में संबंध है, इसे चित्र की सहायता से समझाइए, तो आप इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे दोनों की, ये टेबल बनाएंगे और ये कर्व बनाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे तीनों कंडीशन लिखकर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों, हमने अभी देखा कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, ये ही बिंदु उपभोक्ता की संतुष्टि का बिंदु होता है। ठीक है, जिस समय सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और कुल उपयोगिता अधिकतम है, तो ये बिंदु उपभोक्ता की संतुष्टि का बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें तो यूटिलिटी को या उपयोगिता को लेकर दो तरह के अप्रोच हैं या दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण कहता है कि उपयोगिता की हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा दृष्टिकोण के हिसाब से उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, तो उपयोगिता के दो दृष्टिकोण हैं। एक है आपका गणनावाचक दृष्टिकोण, ठीक है, और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। ठीक है, गणनावाचक दृष्टिकोण देने का श्रेय जाता है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल को। उन्होंने कहा कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं। ठीक है, और मापने के लिए जिस इकाई का इन्होंने इस्तेमाल किया उसे उन्होंने यूटिल ठीक है, यूटिल के नाम से पुकारा। ठीक है, उन्होंने कहा कि उपयोगिता को यूटिल के रूप में हम माप सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले एच गोसेन नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने दो नियम दिए थे। ठीक है, गोसेन का प्रथम नियम और गोसेन का द्वितीय नियम। पहला है गोसेन का प्रथम नियम, जिसे हम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस गोसेन के नियम को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, या फिर उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। जो बच्चों अभी हमने एक टेबल बनाई और उसके साथ में डायग्राम बनाया, वो बेसिकली घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम ही है। हमने उसमें ये देखा ना कि किस तरीके से जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो यही जो नियम है, पहला गोसेन का प्रथम नियम, वो यही कहता है कि जैसे जैसे हम उपयोगिता किसी भी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटने लगती है। ठीक है, तो इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं जिसे हम स्क्रीन पे देखेंगे। ये लिखा हुआ है कि उपयोगिता गणना के दृष्टिकोण दो हैं, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक दृष्टिकोण प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया और इसमें दो नियम के बारे में हम स्टडी करेंगे। गोसेन के प्रथम नियम, जिसे उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जानते हैं, और गोसेन का द्वितीय नियम, जिसे सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में के नाम से हम जानते हैं। अभी हम चूंकि घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में अभी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी मान्यताओं को हम जल्दी से देख लेते हैं। आइए, आपकी स्क्रीन पर इसकी मान्यताएं हैं। सबसे पहले, उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयां एक समान होनी चाहिए। ठीक है, जिन भी वस्तुओं का हम उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सभी इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, होमोजीनस होनी चाहिए, एक समान, समरूप।
जैसे कि मान लीजिए अगर आप रोटी खा रहे हैं तो पहली इकाई रोटी हो गई तो दूसरी पराठा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि रोटी से आपको जितनी यूटिलिटी मिली उससे ज़्यादा यूटिलिटी आपको पराठा खाने से मिल जाए, है ना, या पूड़ी खाने से मिल जाए। इसलिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो भी वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसकी सभी इकाइयाँ एक समान होनी चाहिए, ठीक है। इसकी दूसरी विशेषता है उपभोग निरंतर होना चाहिए, ठीक है। ये कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूएशन के साथ होना चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक यूनिट का उपभोग अभी किया और दूसरी यूनिट आप आधे घंटे बाद कंज्यूम कर रहे हैं या 1 घंटे बाद कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो उपभोग कैसा होना चाहिए? निरंतर। तीसरी इसकी मान्यता है वस्तु एवं उसके स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस दौरान आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो उस वस्तु की जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, पहले तो उस वस्तु की भी कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एक ही टाइम पे कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, उसकी जो उससे रिलेटेड वस्तुएं हैं जैसे उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स, उनकी कीमत में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए वरना इसका प्रभाव भी पड़ेगा। अगली विशेषता है हमारी वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिन भी यूनिट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं उनकी जो इकाइयाँ हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी का साइज़ बहुत छोटा छोटा अगर होगा तो भी तब भी आपको एक यूनिट के बाद दूसरी यूनिट खाने से आपको ज़्यादा ही उपयोगिता मिल जाएगी, है ना, क्योंकि वो आपकी इतनी छोटा साइज़ होगा कि आपको उससे ज़्यादा भूख महसूस होने लगेगी उसको एक रोटी खाने के बाद। तो जो भी वस्तुओं का उपभोग करें उसकी यूनिट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अगला है, ये नियम ये मानता है कि वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापा जा सकता है, ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं यूटिल्स के शब्दों में, ठीक है। उन्होंने बोला कि भले ये मनोवैज्ञानिक धारणा है लेकिन फिर भी हम एक अनुमानित रूप से ये कह सकते हैं कि पहली यूनिट से हमको इतने यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली और दूसरी यूनिट से इतने यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली, यानी उपयोगिता को मापा जा सकता है। अगली मान्यता है उपभोक्ता जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, ठीक है। विवेकशील प्राणी, उसको पता है वो किस तरीके से कंजम्पशन कर रहा है, इस कंजम्पशन का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। पागल या एबनॉर्मल, है ना, इस तरह की टेंडेंसी के उपभोक्ता की बात हम यहाँ पे नहीं करते। एक सामान्य उपभोक्ता की हम बात करते हैं जो विवेकशील है, क्योंकि अगर कोई एबनॉर्मल व्यक्ति है जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है तो हो सकता है कि वो कंजम्पशन करता जा रहा है और उसको जो उपयोगिता मिल रही है उसका वो अनुमान ही नहीं लगा पा रहा, तब भी ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उपभोक्ता की रुचि, फैशन इत्यादि, इन सब में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा बच्चों? हमने ये जाना कि उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है और उपयोगिता के बारे में डिटेल में स्टडी किया, ठीक है, कि उपयोगिता क्या होती है, ठीक है। और उपयोगिता की दोनों अवधारणाएं यानी कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में जाना, और ये दोनों ही जो उपयोगिताएं हैं इनका आपस में कैसा संबंध है इसको हमने चित्र की सहायता से समझा। इसके अलावा गोसेन के प्रथम नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में हमने स्टडी किया। हम अगली क्लास में गोसेन के द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे जिसे उपसम सीमांत उपयोगिता नियम के नाम से भी जाना जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।